Good morning, student. The today topic is passive immunization. What is the meaning of the passive immunization? Passive immunization का basic मतलब क्या है? तो passive immunization are generally applicable at the time of the immediate response against a toxins. यानी इमीडिएट यदि किसी भी टॉक्सिन के अगेंस्ट हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज हम जो है इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज करो किसी को चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, अब टेटनस का जो इंजेक्शन होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया हुआ जो एक एंटीबॉडीज होता है, ठीक है, जो बेसिकली बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो टेटनस है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इमीडिएट रेस्पॉन्स जो होगा उसका, ठीक है, इंजेक्ट कर देंगे एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में और उसके बाद जो सेप्टिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, दूसरा स्नेक बाइट के केस में यदि सांप काट ले, ठीक है, तो उसको एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीवेनम बोलते हैं। तो एंटीवेनम में भी डायरेक्ट एंटीबॉडीज होते हैं और वो जो है उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक है, टॉक्सिन से, ठीक है, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज नोन एज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द टेटनस परफॉर्म एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्टेड इन केस ऑफ द स्नेक बाइट एंटीटॉक्सिन सर्टेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन। नेक्स्ट है एलर्जी। बेसिकली एलर्जी इज रिलेटेड टू द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन। तो सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी रिएक्शन आर जनरली ऑब्जर्व टुडे। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि यदि आँख में कुछ गिर जाए तो लगातार पानी चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी स्किन पे कोई भी एलर्जेंस जो है टच हो जाता है, ठीक, कांटेक्ट में आता है तो रेसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी पोलस वगैरह जाते हैं तो गले में खराश हो जाती है। ये सब जो है एलर्जिक रिएक्शन है बॉडी की, जो बॉडी जो है रिएक्शन करती है। ठीक है, अब एलर्जी के लिए होता क्या है कि स्किन पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? मास्ट सेल, यानी ये मास्ट सेल होती है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ जो है इनके ऊपर IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। ये मास्ट सेल है और ये IgE है, IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। तो IgE एंटीबॉडी जो है, ठीक है, ये बेसिकली उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, द हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन अगेंस्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द एलर्जी। और जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स टू द एलर्जेंस आर IgE टाइप। इसमें IgE टाइप का एंटीबॉडीज बनता है बेसिकली। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? छींक आती है, वाटरी आइज होते हैं, रेसेस होती है, रनिंग नोज होती है। एलर्जी अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल। अब एलर्जी के टाइम पे हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट क्या है? एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं डॉक्टर्स हमको। ठीक है, स्टेरॉइड देते हैं। ठीक है, एक वेल नोन ड्रग है बीटामेथ्सोन या बैटनीसोल। ठीक है, तो ये बैटनीसोल एक छोटी सी टैबलेट देते हैं डॉक्टर। ठीक है, एलर्जी के केस में। ठीक है, और उससे एलर्जी ठीक हो जाती है, यानी एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, द मास्ट सेल ड्रग लाइक द हिस्टामिन एडिनिलिक स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्पटम्स ऑफ द एलर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से एलर्जी जो है एंटी हिस्टामिन जो ड्रग है उसकी वजह से या स्टेरॉइड की वजह से ठीक हो जाती है एलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि जो बॉडी लॉसेस द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल के बीच में डिफरेंस करना बंद कर देती है और वो अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। द बॉडी इम्यून सिस्टम गोज ऑफ द ट्रैक एंड स्टार्ट द डिस्ट्रॉय ऑफ द सेल एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। दिस कॉज डैमेज टू बॉडी रिजल्टिंग इन ऑटो इम्यून डिजीज।
ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जो घुटने होते हैं, जोड़ जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो मसल्स होती हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। अब ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी बच्चे को भी हो सकता है, और मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, चलने में प्रॉब्लम आती है, जो मसल से पूरी तरीके से धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फोइड ऑर्गन। बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, या ये कह सकते हैं कि पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो लिम्फोइड ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और फिर मैचुरेशन होता है। तो दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो होता है और थाइमस होता है। तो बेसिकली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ब्लड सेल फॉर्म्ड बाय द बी लिम्फोसाइट मैचुरेशन। अब सारे टाइप के ब्लड सेल का बोन मैरो में आरबीसी का भी फॉर्मेशन होता है और बी लिम्फोसाइट का भी फॉर्मेशन है, टी लिम्फोसाइट का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और थाइमस में जो है क्या होता है, थाइमस ग्रोथ मैचुरेशन होता है टी लिम्फोसाइट, थाइमस में टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। जो थाइमस होती है वो स्टर्नम के नीचे वाली बोन में प्रेजेंट होती है, बीनीथ द चेस्ट बोन, इसको स्टर्नम बोलते हैं, इसके नीचे की तरफ होती है और यंग स्टेज में ये बड़ी होती है। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं एट द प्यूबर्टी, जो ये इसका जो साइज है वो काफ़ी कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि बाद में जाके हमारा अपना इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। जब तक बच्चा छोटा होता है तो उसका अपना इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है थाइमस, वो उसकी जो साइज होता है वो बड़ा होता है, बाद में धीरे धीरे उसका साइज कम होता चला जाता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, मैचुरेशन होता है इनका। स्प्लेन इट फिल्टर द ब्लड ट्रैपिंग द, स्प्लेन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब है जितनी भी सेल डेड होगी वो कहाँ चली जाएंगी, ग्रेवयार्ड में चली जाएंगी, स्प्लेन में चली जाएंगी और स्प्लेन में उसको डिस्ट्रॉय करके। जैसे आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है 4 महीने होता है, 120 दिन बाद वो डेड हो जाती है। डेड होने के बाद जो वो सारी कहाँ चली जाएंगी, स्प्लेन में चले जाएंगे, वहाँ उसको फिल्टर कर लिया जाएगा और जो सही सेल होंगे उनको आगे भेज दिया जाएगा, बाकी को वहाँ जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लिम्फ नोड, ठीक है, ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजेंस। अब कोई किसी भी टाइप की एलर्जी होगी, किसी भी टाइप की इंजरी होगी, ठीक है, तो लिम्फ नोड जो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने का काम करता है, जैसे आर्मपिट के नीचे, गले में, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड जो है, जब आपने देखा होगा कि यदि कोई भी चोट लग जाती है तो लिम्फ नोड स्वेल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो उस समय प्रोटेक्शन का काम कर रही है और इन्फेक्शन को रोकने का काम कर रही है, माइक्रोब्स को रोकने का काम कर रही है, जिससे सेप्टिक ना हो या कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और वो तब तक रहेगी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग जब तक वो चोट पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को रोकने का काम है। कोई भी पैथोजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा तो उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट्स